नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले को लेकर जो एसआईटी बनाई गई है, आज एसआईटी की जांच का दूसरा दिन था और अस्पतालों में जांच की गई है। अस्पतालों में डॉक्टरों से अलग अलग कमरे में पूछताछ की गई है। सबसे पहले जिस अस्पताल में ले जाया गया था, जिस नर्सिंग होम में ले जाया गया था, वहां पूछताछ हुई। उसके बाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों और कर्मियों से पूछताछ की गई। वहीं प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से प्रेस वार्ता की जाने वाली थी, लेकिन एसआईटी की जांच की वजह से उसे स्थगित किया गया अस्पताल की ओर से, जो कहा गया है। लेकिन अस्पताल की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। आखिर छात्रा के साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ था, क्या दवाइयां उसे दी गई थी, क्या कुछ हुआ था, वो तमाम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट करीब 127 पन्नों की है। हमारे साथ बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, रिपोर्ट तो आ गई। देखिए अभिषेक जी, आज दूसरा दिन है जब एसआईटी जांच कर रही है। और देखिए, इस कार्यक्रम को करने के पहले हमने, चूंकि यह मामला बहुत ही गंभीर है, हमने कई फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात की, हमने कई डॉक्टरों से बात की और हमने कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात की जो इन मामलों को हैंडल करते रहे। तो इससे स्पष्ट है कि इसमें गुनहगार भी हैं और मददगार भी हैं, और दोनों अभी गिरफ्त से बाहर हैं। मनीष कुमार रंजन गुनहगार कितने हैं, यह पुलिस को अभी स्पष्ट करना है। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन लड़की के साथ गंदा काम हुआ है, यह बात तो प्रमाणित है। और हमने कहा गुनहगार और मददगार। देखिए, जब लड़की को 6 जनवरी को हॉस्पिटल ले जाया गया, सबसे पहले सहजा क्लिनिक, सहजा सर्जरी, वहां से चूंकि लड़की गंभीर रूप से बेहोशी की हालत में थी, आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी, उसे रेफर कर दिया गया। फिर प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया और फिर अंतिम में मेदांता पहुंची, जहां मौत हुई। ठीक है, तो अब देखिए 3 अस्पताल आते हैं। हमने क्यों कहा गुनहगार और मददगार? जो गुनाह हुआ है वह हॉस्टल के भीतर हुआ या हॉस्टल के बाहर हुआ, यह अभी जांच का विषय है। देखिए, जब लड़की बेहोश हुई और उसे पहली बार अस्पताल ले जाया गया, तो यह माना गया कि लड़की ने नींद की गोलियां या जहर की गोलियां खा ली हैं और इसके कारण यह बेहोश हुई है। फिर पूरा इलाज इसके आधार पर ही चलता रहा। मैं यह मानता हूं कि डॉक्टरों का पहला कर्तव्य मरीज की जान बचाना होता है, ठीक है ना? लेकिन इसके साथ ही परिजन जो कह रहे हैं और जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है, उसके बारे में भी पुलिस ने अनुसंधान में परिजनों की बात नहीं सुनी और जो जरूरी अनुसंधान किए जाने थे उस ओर ध्यान नहीं दिया। यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आया होता तो केस की लीपापोती हो ही गई होती। अब देखिए, आपने कहा कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने 127 पन्नों का जो वहां इलाज हुआ है, जिस अवस्था में वहां लड़की पहुंची, शंभू गर्ल्स हॉस्टल से पहले सहजा सर्जरी और फिर प्रभात मेमोरियल, तो हमने उन 127 पन्नों के मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ने की कोशिश की है। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूं, लेकिन हमने डॉक्टरों से बातचीत की है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, 6 जनवरी को शाम के 7:40 में यह लड़की प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती होती है, ठीक है? और मरीज के परिजन हैं जो लेकर आए हैं, अधूरे इलाज के दौरान ही, पुलिस लेकर नहीं आई है, ठीक है ना? अस्पताल में भर्ती होने के समय क्या स्थिति थी? इमरजेंसी में लाई गई है, लगभग 6 घंटे से बेहोशी की स्थिति में थी और रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। मतलब किसी आवाज पर, किसी दर्द पर, किसी भी चीज पर वह प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। जब ब्लड प्रेशर की जांच की गई तो वह 90/60, जो पल्स रेट है वह 100 के करीब, ठीक है ना? तो और दोनों पुतलियां छोटी और धीमी प्रतिक्रिया वाली, छाती में दोनों तरफ ब्रोंकियल सांस की आवाज और क्रेपिटेशन है, ठीक है? प्लांटर रिफ्लेक्स ऊपर की ओर, जिससे दिमाग नर्वस सिस्टम की गंभीर गड़बड़ी दिख रही थी। तो लड़की को आईसीयू में ले जाया जाता है
और इलाज इसी से प्रारंभ होता है कि इसने नींद की गोलियां खाई हैं या जहर की गोलियां खाई हैं। बंद कमरे में लड़की मिली थी जैसी जानकारी है। अब देखिए, हमने डॉक्टरों से बात की कि नींद की कितनी गोलियां खा लेने से कोई लड़की या बेहोश कोई है। लड़का कितने घंटों तक बेहोश रह सकता है। तो देखिए, 5-10 गोलियों से बहुत असर नहीं होता है। और इस बात की अभी जानकारी नहीं मिली है कि इस लड़की ने यदि नींद की गोली खाई तो उसने नींद की गोली कहां से ली या जहर की गोली कहां से ली। ठीक है, आप कह रहे हैं, पुलिस कह रही है, कुछ लोग कह रहे हैं गूगल सर्च में। हाँ, फोन के गूगल सर्च में। हाँ, तो यह भी समझना होगा कि कौन सी अवस्था थी और किस अवस्था में किस वक्त इसने नींद की गोलियां खाई। देखिए, जो 127 पन्नों की मेडिकल रिपोर्ट है प्रभात मेमोरियल की, हम यदि उसको पढ़ते हैं तो हमने आपको कहा कि इलाज उसी आधारित चल रहा है, मतलब नींद की गोलियों से, जहर की गोलियों से, और आईसीयू में स्थिति बिगड़ रही है। यह भी दिखता है, जो डॉक्टर ने मुझे बताया, कि एंटीबायोटिक की मात्रा अधिक दी गई। ठीक है, इसके कारण शरीर के दूसरे अंग प्रभावित हुए। और देखिए, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पेनिट्रेशन की बात आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की बात आई। लेकिन जो प्रभात मेमोरियल अस्पताल का मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें दिमाग और सिर में चोट की बात भी आ रही है। दिमाग और सिर में? हाँ, दिमाग और सिर में चोट की बात आ रही है। ठीक है ना, जिसमें देखिए साफ साफ लिखा है कि न्यूरो मैनेजमेंट किया गया। अब दिमाग और सिर में चोट की बात कहां से आई? दिमाग और सिर में चोट की बात आई इसलिए क्योंकि सीटी स्कैन कराया गया और सीटी स्कैन में हेड इंजुरी दिखी। हम ये नहीं कह रहे कि हेड इंजुरी कब की है, हम ये नहीं कह रहे कि हेड इंजुरी 5 जनवरी की है या 6 जनवरी की है। हेड इंजुरी पुरानी भी हो सकती है, नई भी हो सकती है, लेकिन हेड इंजुरी दिखाई पड़ी है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कोरिलेट कीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर जख्म के निशान, शरीर पर खरोचे जाने के निशान दिखाई पड़े थे। ठीक है, अब यहां हेड इंजुरी भी आ रही है। ठीक है ना, लेकिन प्रभात मेमोरियल अस्पताल ने माना कि ये जो हेड इंजुरी है, जो सीटी स्कैन की रिपोर्ट है, एक बार नहीं कई बार सीटी स्कैन कराए गए हैं, यह जो है कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है और ऑपरेटिव नहीं है। ठीक है ना, तो इसके साथ ही देखिए, इसमें यह लीवर, किडनी, बाद में शरीर के दूसरे अंगों ने भी प्रभावित होना शुरू कर दिया है, लेकिन शुरुआत में लीवर, किडनी ये सब ठीक रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए हुआ कि हमने कहा और डॉक्टर ने बताया कि एंटीबायोटिक की मात्रा भी एक, और परिवार वाले कहीं रहे हैं, तो हमने कहा गुनहगार और मददगार। तो अब देखिए, यह भी सही है कि जब स्थिति बहुत बिगड़ गई तो हॉस्पिटल प्रबंधन, चूंकि जो मरीज हैं उनके परिजन हॉस्पिटल के प्रबंधन या वहां के इलाज से संतुष्ट नहीं थे, उसे डॉक्टरों की मनाही के बाद भी मेनान्तर ले गए। अब देखिए, सवाल बड़ा यह पैदा होता है, हमने कहा गुनहगार और मददगार, कि पुलिस ने जब परिजन कह रहे थे तो पुलिस ने सिर्फ डॉक्टरों की बात पर क्यों भरोसा किया? पुलिस ने अन्य तरीके से जांच क्यों नहीं शुरू की? अब देखिए, क्यों हम यह सवाल उठा रहे हैं। आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ा था, मेरे साथ ही पढ़ा था, जिसमें यह बात सामने आई थी कि हाइमनल टीयर है। ठीक है, प्राइवेट पार्ट। ठीक है, अब हाइमनल टीयर क्या होता है, हाइमन टीयर क्या होता है, इसको समझिए। देखिए, मैं जो समझा रहा हूं ना, उससे केस की गुत्थी बहुत सुलझेगी और गुनहगार और मददगार तक पहुंचने में। देखिए, कुछ लोग यह कह रहे हैं कि पेशाब की नाली में पाइप डालने से भी यह हो जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट दूसरी ओर बिल्कुल साफ संकेत कह रहा है। तो हाइमन टीयर क्या होता है और यह कैसे? तो देखिए, मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्टिंग के नजरिए से आज हमने इस पर बहुत वर्किंग की है। मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्टिंग के नजरिए से हाइमनल टीयर को आसान शब्दों में इस प्रकार समझा जा सकता है। यह क्या है? महिला के प्राइवेट पार्ट्स, जननांग के प्रवेश द्वार पर एक बहुत पतली त्वचा की परत या झिल्ली होती है। देखिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं, मुझे
मत कहिएगा, मैं मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल कर रहा हूं और यह जरूरी है इस कांड के उद्भेदन के लिए। तो महिला के जननांग के प्रवेश द्वार पर एक बहुत पतली त्वचा की परत या झिल्ली होती है जिसे हाइमन कहते हैं। जब किसी बाहरी वस्तु जैसे कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, कि दबाव से यह झिल्ली फट जाती है या टूट जाती है तो इसे मेडिकल भाषा में हाइमनल टीयर कहते हैं। तो देखिए यहां क्या कहा गया था रिपोर्ट में, फोर्सफुल पेनिट्रेशन। पोस्टमार्टम हाँ, फोर्सफुल पेनिट्रेशन। तो अब देखिए हाइमनल टीयर का फॉरेंसिक और पुलिस रिपोर्ट में क्या महत्व होता है। हम इस केस को ऐसे रफा दफा नहीं होने देंगे, ठीक है ना, और दर्शकों को भी जानना चाहिए। तो फॉरेंसिक पुलिस रिपोर्ट में क्या महत्व होता है और पुलिस ने क्या अनदेखी की, अस्पताल प्रबंधन ने इस ओर पुलिस को क्यों नहीं इशारा किया कि बलात्कार या यौन हिंसा के मामलों में मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर इसका जिक्र करते हैं। तो पोस्टमार्टम में तो जिक्र आ गया, पहले जिक्र नहीं आया, पहले नहीं आया। इसे दो तरह से देखा जाता है। फ्रेश टीयर मतलब ताजा जख्म। देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात भी लिखी गई थी कि जो जख्म हैं वो ताजा है, हाँ वो ताजा है, पुराने नहीं, हाल ही के दिनों, हाँ हाल ही के दिनों के हैं। तो फ्रेश टीयर ताजा जख्म। तो अगर झिल्ली फटी हुई है मतलब हाइमन और वहां लालिमा रेडनेस, सूजन या ताजा खून है तो यह संकेत देता है कि हाल ही में 24 से 48 घंटे के भीतर पेनिट्रेशन या जोर जबरदस्ती हुई है, जो जबरदस्ती हुई है। यह अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन के लिए एक मजबूत साक्ष्य होता है। देखिए जब यह साक्ष्य हॉस्पिटल के भीतर मौजूद था, जब वह इलाजरत थी, वहीं से यह केस बलात्कार की दिशा में मुड़ जाती और गुनहगार की पहचान की जानी थी, लेकिन यह नहीं किया गया और पुलिस भटकती रही और कह दिया गया कि नहीं यह तो सुसाइडल अटेम्प्ट है, ठीक है ना। अब सुसाइडल अटेम्प्ट भी था तो क्यों इसकी पड़ताल क्यों नहीं की गई, यह बड़ा सवाल है। तो यह बड़ी बात है। यदि ओल्ड टीयर, यहां देखिए फ्रेश टीयर है, ओल्ड टीयर नहीं है, तो ओल्ड टीयर पुराना जख्म, अगर झिल्ली फटी हुई है लेकिन किनारे भरे हुए हिल्ड हैं तो इसका मतलब है यह चोट पुरानी है या हालिया घटना से जुड़ा नहीं हो सकता। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा था कि हाल ही में। तो इस बात को समझना है कि हाइमनल टीयर, तो हाइमनल टीयर नहीं, यह अब देखिए एम्स को भेजा गया है सेकेंड ओपिनियन के लिए, वहां से क्या रिपोर्ट आती है। तो लापरवाही तो लापरवाही हुई और यह लापरवाही जो है यह बहुत गंभीर किस्म की लापरवाही है। और फिर आपको बताएं, देखिए कि जब परिजन कह रहे थे कि नहीं, सीधे परिजनों ने परिजन कह रहे थे कि भाई बलात्कार यौन हिंसा जबरदस्ती, तो आपको साक्ष्य वहीं से जमा करना शुरू करना था, ठीक है, लेकिन यह नहीं किया गया। देखिए कैसे नहीं किया गया, जब हॉस्पिटल पहुंची थी लड़की और परिजन कह रहे थे तो क्या था कि क्या देखा जाना था, एसओपी है कि जख्मों का विवरण, इसकी रिपोर्ट तैयार की गई नहीं की गई, हाँ? शरीर पर दिखने वाले हर छोटे बड़े चोट न पुलिस ने तैयार किया न अस्पताल ने तैयार किया। हर छोटे बड़े चोट, खरोच या संघर्ष के निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाई पड़ गए, हाँ, लेकिन यहां नहीं दिखे। विशेषकर स्तनों, जांघों और गुप्तांगों के आसपास का विस्तृत विवरण, जब बलात्कार की शिकायत हो और आरोप सामने आए, ठीक है ना, हाँ? तो अब देखिए यह नहीं किया गया। और इसके बाद क्या कहा जाता है कि आपको दस्तावेज और साक्ष्य जब्ती करनी है, मतलब मृत्यु के पहले भी, और यदि मृत्यु हो जाती है तो फोटोग्राफी करानी है, वीडियोग्राफी करानी है। लेकिन कपड़ों की स्थिति क्या थी? कपड़ों की स्थिति क्या थी? क्या कपड़े फटे थे जब वो हॉस्पिटल पहुंची है, जिस कपड़े में पहुंची है? क्या उन पर मिट्टी, खून या सीमेंट के दाग थे? नाखून,
क्या नाखूनों में किसी की चमड़ी या बाल फंसे थे? ये सारी जांच हुई? नहीं हुई। ठीक है ना। यह आरोपी के डीएनए मिलान के लिए अहम होता है। आज हमने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात की, तो देखिए अब अस्पताल से पुलिस को क्या जब्ती करनी थी और क्या दस्तावेज जुटाने थे। तो विक्टिम्स क्लॉट्स, यह भी शायद जमा नहीं किया गया। अगर इलाज के दौरान पीड़िता के कपड़े बदले गए थे तो उन मूल कपड़ों को तुरंत जब्त किया जाना था। उन्हें सुखाकर अलग अलग पेपर बैग में सील करना था, प्लास्टिक में नहीं। यह भी एसओपी कहता है, प्लास्टिक बैग में नहीं, ताकि फफूंद न लगे। बेड हेड टिकट, बीएसटी कहते हैं। इलाज का पूरा रिकॉर्ड, देखिए इलाज का पूरा रिकॉर्ड भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले पुलिस वालों ने शायद ही लेने का प्रयास किया था। पुलिस तो सुसाइडल अटेम्प्ट मानकर जो इंसाफ मांगने गए थे लोग, उन पर लाठियां चटका रही थी। तो इलाज का पूरा रिकॉर्ड जिसे आज लेने का प्रयास किया गया, एसआईटी पहुंची तो इलाज का पूरा रिकॉर्ड जिसमें यह लिखा हो कि पीड़िता किस हालत में आई थी, उसके शरीर पर क्या चोटें थी और इलाज के दौरान क्या दवाएं दी गई। तो यह स्थिति, और देखिए जब पोस्टमार्टम के लिए आप भेज रहे थे तो उसमें भी आपको देखिए हुआ है, डॉक्टर के पैनल ने किया है, 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया है। हाँ, और देखिए उसमें भी लिखा जाता है कि आपको विशेष रूप से यह लिखना होता है कि सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है ना। स्पेसिफिक प्रिजर्वेशन, डॉक्टरों से निम्नलिखित चीज सुरक्षित रखने का लिखित आग्रह करें। वैजिनल स्वाब एंड स्मीयर, भले ही मौत हो गई हो, मौत हो ही गई। नेल क्लिपिंग्स, दोनों हाथों के नाखून, आरोपी के स्किन सेल्स के लिए। पब्लिक हेयर कॉम्बिंग, यदि प्राइवेट पार्ट्स की कॉम्बिंग की गई है तो आरोपी के बाल या फाइबर मिलने की संभावना होती है। ब्लड सैंपल, बिसरा सुरक्षित रखने को कहें ताकि जहर या नशीले पदार्थ की जांच हो सके। तो यहां जो है तमाम तरीके की लापरवाहियां की गई, मददगार की गई। और गूगल सर्च पर आप यह कि भाई वो लड़की, ठीक है हम मान सकते हैं कि उसने नींद की गोलियां खाई होगी, हम यह मान सकते हैं कि उसने अवसाद में कुछ जहर की टिकिया भी ली होगी, लेकिन इसके पहले उसके साथ जबरदस्ती हुई। और जबरदस्ती का मतलब यह होता है कि जो शारीरिक संबंध है वह सहमति से नहीं, वह बलपूर्वक है। और आपने देखा, देखिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने क्या कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा कि शरीर के इस हिस्से पर स्ट्रगल के, फाइटिंग के निशान दिखाई पड़े हैं। तो जब स्ट्रगल और फाइटिंग के निशान दिखाई पड़े, कपड़े सही सलामत थे। कपड़े सही सलामत थे। तो स्ट्रगल फाइटिंग बिना कपड़े में हुए, नहीं तो कपड़े भी फट जाते। तो आपने इन तमाम एविडेंसेस को और जो एग्जिबिट्स बन सकते थे उसको इकट्ठा करने का काम नहीं किया, इसलिए गुनहगार और मददगार दोनों इस कांड में है। ठीक है, सम्राट चौधरी ने आज कहा है कि कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। हाँ, फिर हम कह रहे हैं ये जो श्रवण अग्रवाल हैं, जो नीलम अग्रवाल हैं, नीलू अग्रवाल हैं, नीतू ठाकुर हैं, और यह जो मनीष कुमार रंजन के बारे में भी जानकारी आ रही है। अब देखिए उन लड़कियों का बयान, वहां देखिए हॉस्टल के भीतर और कौन लोग रहते थे। यदि वहां किचन चलता था तो वहां किचन स्टाफ कौन कौन थे। मैं किसी को अभी कल्पित मानने को तैयार नहीं हूं। मैं बाकी की तरह नहीं कर सकता हूं कि हाँ फला का बेटा, फला का भाई, फला ये, लेकिन गुनहगार तो है ही ना। और गुनहगार है तो गुनहगार को खोजा जाना चाहिए, लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। और यहां देखिए आपको यह भी बताया जिस तरीके से मेडिकल नेग्लिजेंस है, ठीक है ना, तो देश में कई ऐसे इतिहास हैं जिसमें यदि आपने इलाज में लापरवाही की है तो डॉक्टरों के लाइसेंस, डॉक्टरों की प्रैक्टिस का अधिकार छीना गया है आपको। हम, और यदि परिजनों को लग रहा है तो स्टेट मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इन डॉक्टरों की शिकायत करनी चाहिए, उन्हें इंसाफ मिल सकता है। हम तो यह फिर से कह रहे हैं कि जो संपूर्ण इलाज प्रक्रिया है, ठीक है, हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ है
उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बने और उसमें बिहार के डॉक्टरों को डॉक्टरों को मत शामिल कीजिए कि वे प्रभावित हो जाए। आप दूसरे डॉक्टरों को, चाहे आर्मी के डॉक्टरों को शामिल कर लीजिए, चाहे आप केंद्रीय सेवाओं के डॉक्टरों को शामिल कर लीजिए, जो यह जांचें कि हॉस्पिटल्स में इलाज प्रॉपर किया गया कि नहीं किया गया। जो परिजन कह रहे थे, जो परिजन का आरोप है, उसमें कितनी सच्चाई है, तो यह भी आवश्यक है। और देखिए, यदि आप रफा दफा करने की कोशिश करेंगे तो रफा दफा नहीं होने देंगे। देखिए, आज तो आपने देखा ही ना कि वहां कुमार अभिनव एएसपी पहुंचे थे और फिर पत्रकारों के सवाल का जवाब वह नहीं दे पाए और उन्हें वहां से जाना पड़ा। तो देखिए, आपको हम बताते हैं कि जब डॉक्टरों ने लापरवाही की है, बिहार में नहीं हुआ है लेकिन इस देश में इस बात के कई प्रमाण मौजूद हैं। देखिए, बहुत ही चर्चित कांड रहा है 2024-25 में, ख्याति हॉस्पिटल कांड गुजरात का, जहां फ्रॉड हुई डॉक्टरों के द्वारा और परिजनों की मौत हुई। यह मामला बहुत चर्चित था, जहां आरोप था कि आयुष्मान भारत के पैसे क्लेम करने के लिए बिना जरूरत के एंजियोप्लास्टी की गई, जिससे 2 मरीजों की मौत हो गई। गुजरात मेडिकल काउंसिल ने सख्त कार्रवाई की। डॉक्टर संजय मूलजी पटोलिया, ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर और सर्जन, इनका लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। डॉक्टर शैलेश कुमार आनंद, इनका लाइसेंस भी 3 साल के लिए सस्पेंड हुआ। डॉक्टर प्रशांत बजीरानी, ये विजिटिंग कार्डियोलॉजिस्ट थे। देखिए, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट की जानकारी अब तक नहीं मिल रही है, लेकिन पुलिस की ओर से यही बताया गया कि गायनेकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट पर हमने ऐसा बयान दिया। हाँ, गायनेकोलॉजिस्ट की, हाँ, तो भाई गायनेकोलॉजिस्ट कहती ना कि भाई कहीं भी उन्होंने शरीर के प्राइवेट पार्ट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं देखा, तो वह नहीं दिखाई पड़ा। तो डॉक्टर प्रशांत बजीरानी विजिटिंग कार्डियोलॉजिस्ट थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। ठीक है, तेलंगाना का मामला है 2023 का, पैर का गलत ऑपरेशन कर दिया गया था। यदि इस लड़की के साथ ट्रीटमेंट में गलती हुई है तो देखिए, तेलंगाना में 2023 में डॉक्टर करण एम पाटिल, ठीक है ना, डॉक्टर करण एम पाटिल, तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल ने घोर लापरवाही मानते हुए पैर का गलत ऑपरेशन किया था। इनका लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया था। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या मामला, लिंग जांच रैकेट में देखिए, महाराष्ट्र में डॉक्टर सुदाम मुंडे, डॉक्टर नीना मथरानी, पारस हॉस्पिटल केस, श्रीनगर कश्मीर, हाल ही में एक मरीज की माइनर सर्जरी हुई, इसके बाद मौत हो गई। लापरवाही का आरोप लगा, यहां पुलिस से छुपाने का भी आरोप लग सकता है, पुलिस को गुमराह करने का आरोप लग सकता है। तो पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? हाँ, नहीं, सूचना दी है जो रिपोर्ट में लिखा है। पारस हॉस्पिटल केस में यह बहुत पुरानी घटना नहीं, डॉक्टर शेख जहूर अहमद मुख्य चिकित्सा प्राधिकारी थे और इनकी पूरी टीम को सस्पेंड किया गया था और इनके प्रैक्टिस करने से रोक दिया गया था। और देखिए, अनुराधा साहा केस है, ऐतिहासिक मामला है कोलकाता का। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मेडिकल नेग्लिजेंस केस एएमआरआई हॉस्पिटल माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मेडिकल काउंसिल की जांच के बाद इसमें शामिल बड़े डॉक्टरों पर जांच की थी, डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी और डॉक्टर बैद्यनाथ हल्दर। इनके नाम मेडिकल रजिस्टर से एक निश्चित अवधि के लिए हटा दिए गए थे। तो फिर हम कह रहे हैं कि जो विक्टिम्स हैं, उनके परिजनों को लगता है कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर ने नेग्लिजेंस किया है, डॉक्टर ने आपराधिक कृत्य किया है, तो वह स्टेट मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखे, इन डॉक्टरों की यदि गलती होगी तो इनके लाइसेंस कैंसिल होंगे और कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखना होगा इस पूरे मामले में आगे किस पर कार्रवाई होती है। थानेदार भी अभी तक बची हुई हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि यह बड़ा सवाल है। रोशनी कुमारी है ना? हाँ, रोशनी कुमारी है ना। देखिए, यदि आपने शुरुआत में ही चुप कर दी, फिर हम कह रहे हैं इस महिला प्राधिकारी ने अपराध किया है और इस अपराध की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा कि यदि इन्होंने अपराध न किया होता तो यह लड़की बच गई होती। इस महिला पुलिस प्राधिकारी की वजह से गुनहगार और मददगार दोनों अभी बचे हुए हैं।
नहीं तो न एसआईटी की जरूरत होती और न इतना हंगामा खड़ा होता, बिहार की फजीयत नहीं होती। इस महिला पदाधिकारी ने नाक कटवा दी। तो देखना होगा नाक कटाने वाली महिला थानेदार पर एक्शन होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी भी गुनहगार और गुनहगार के मददगार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। अभी भी ये लोग गायब हैं, ना किसी को पता है कौन इसके पीछे है, अस्पताल वाले भी कितने दोषी हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि दूसरे दिन एसआईटी ने अपनी जांच की है और हर दिन पटना आईजी इसकी अस्पताल वाले तो नजर न लगे इसके लिए वहां नींबू और मिर्चा टांग रहे हैं। सोचिए, एक तरफ हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं और नींबू मिर्चा से अस्पताल बचाने में लगे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके मन में कहीं ना कहीं खोट तो है, आपको कहीं ना कहीं अपने किए का पछतावा हो रहा है, यह बात है। तो देखना होगा आगे इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ होता है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने भी इसको लेकर समीक्षा की है और एसआईटी टीम से बातचीत की है, घंटों तक बैठक भी की है। देखना होगा इस पूरे प्रकरण में मददगार और गुनहगार कब पकड़े जाएंगे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।